गेम से बहुत एक गेम आजकल चल रहा है ना, स्पीड गेम आई थिंक, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप हार गए तो गए, मार दिया जाता है। तो फालतू के रील्स और मैसेजेस शेयर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो आपने ये लेक्चर किसी को शेयर किया और उसके शेयरिंग से वो उसने वीडियो को पूरा देख लिया और उसके 4-5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आ गए और बना लिया, वो भाई आपका आपका आपको आपको खर्चा करेगा, आपको मार्केट ले जाकर खिलाएगा पिलाएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। लेंस का पावर उस लेंस के फोकल लेंथ का उल्टा होता है। हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद टू ऑल। सीबीएसई क्लास 10 साइंस का पेपर में अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है ना। तो रिवीजन चल रहा था हम लोगों का क्लास 10th का। तो उसी रिवीजन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कंप्लीट वन शॉट किया, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर लिया वन शॉट में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट टुडे इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वन शॉट में इसको क्लियर करेंगे पूरे के पूरे रिफ्रैक्शन चैप्टर को, जिसमें सारी चीजें आएंगी, जैसे रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके एप्लीकेशन, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो मेनी मोर टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखते हो और इसके के सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स, सभी न्यूमेरिकल्स को आप लोग, इसमें पीवाईक्यूज भी है पिछले एग्जाम्स में और उससे भी पहले, मतलब पीछे कुछ एग्जाम, बीते कुछ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे एट द लास्ट ऑफ वीडियो। तो कंटिन्यू रहो और हाँ, तैयारी को एक नई धार दो, ठीक है। और जितने भी पॉइंट अभी बताए जा रहे हैं सबको डिस्कस करो। ये थोड़ा सा 2-2.5 घंटे का ये आपका वन शॉट होने वाला है, लेकिन हाँ, ये 2-2.5 घंटा आपके एग्जाम को, आपके मार्क्स को इनहेंस करने वाला है। तो बी रेगुलर फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट ऑफ दिस वीडियो। क्लियर है? तो चलिए, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल वरुणम फॉर विक्ट्री, जिस पर आपको मिलते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे लेक्चर, सारे वीडियोस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जो क्लास 10th के बच्चे जो इस बार एग्जाम अपीयर होने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर भी, तो उनको भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आओ बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पे चर्चा ऑलरेडी कर रखी थी। देखो, जब एक रे ऑफ लाइट किसी ओपेक सरफेस पे गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि सरफेस पर वो रेज ऑफ लाइट जाएगा और वहां से टकराएगा एंड फर्दर इट गोज रिटर्न बैक, ठीक है। बट क्या हो कि जिस सरफेस पे लाइट आ रही है वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी ओपेक ना होकर ट्रांसपेरेंट हो, तो क्या होगा? लाइट उस पर इंटर कर जाएगी, लाइट प्रोपेगेट कर जाएगी उससे होकर, हाँ या ना। तो जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एक मीडियम से होते हुए किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, तो वो अपने रास्ते से बेंड कर जाती है। जो उसका एक्चुअल प्रोपेगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट है, जिस डायरेक्शन से वो जा रही थी उस डायरेक्शन में न जाकर एक दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे, दैट मीन्स अपने प्रीवियस पाथ से डाइवर्ट हो जाए, डेविएट कर जाए और एक न्यू पाथ ऑफ प्रोपेगेशन को फॉलो करने लगे। तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं, दिस ऑप्टिकल फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन हो सकता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। ध्यान देने वाली बात है क्या कि चेंज इन इट्स स्पीड, मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या चेंज होता है? तो यहाँ पे स्पीड। ऐसे तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, लेकिन हमें अभी स्पीड के बारे में बात करनी है। यानी काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा जवाब आपने देना है, एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी होगा कि आखिर रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का कारण है लाइट के स्पीड में चेंजिंग। व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू प्रोपेगेशन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, light will get bent from its actual direction of propagation and follow the new path of propagation. This property is called refraction of light. Clear है? हाँ, तो आपसे अगर कोई पूछ देगा कि बताओ रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, क्यों अपने रास्ते से मुड़ा, तो क्या आपने बताना है? क्योंकि उसकी स्पीड में चेंजिंग आ गया है, ठीक है। स्पीड में क्या आ गई है? चेंजिंग आ गई है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन हुआ। आ जाओ, अब देखो कि स्पीड में चेंजिंग क्यों आती है। तो देखो, डिफरेंट जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी को मैं लाइट के केस में जब बोलूंगा ना तो उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। तो हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है और डेंसिटी के घटने बढ़ने से लाइट की स्पीड बदल जाती है। तो डिफरेंट मीडियम में डेंसिटी अलग अलग होने के कारण उसकी स्पीड बदलती है और इसी स्पीड के बदलने से रिफ्रैक्शन होता है। हालांकि आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आपको इसको समझना है तो आपको इसके लिए
लाइट का वेव कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। आगे आप इस चीज को पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में बस इतना ही है जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लाइट रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए थोड़ा सा इससे समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये क्या है पहले इसको समझ लो। देखो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम तो आप लोग जानते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। रेयरर मीडियम किसको कहेंगे? देखो यह एक रिस्पेक्टिव टर्म है, यह एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब कोई मीडियम अभी रेयरर है तो वो डेंसर भी बन सकता है, अगर डेंसर है तो वो रेयरर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। तो जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो? लेस हो। अगर हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें क्या होगी? लेस होगी, और इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी। आप अगर ऐसे समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्पीड ऑफ लाइट से समझ सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में, दो मीडियम की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, मोर, और स्पीड ऑफ लाइट लेस, तो उसे कहेंगे डेंसर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी ज्यादा वो रेयरर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर है, सॉरी लेसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम आगे करेंगे, अभी टेंशन ना लेना। जब हम आप लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ में ये चीजें आएंगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, इसको आप आगे से जोड़कर देखना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेयरर मीडियम की वो कम होगी, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होगी, ठीक है। यानी आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो रेयरर और डेंसर मीडियम को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्पीड ऑफ लाइट देख लेते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बाबू? पहले मुझे ये बताओ, पहले स्पीड जान लो, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा किस में होता है? वैक्यूम में। उसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? तो 2.9 समथिंग होता है, दैट मीन्स उसको भी हम लोग 3 ही मानकर चलते हैं। एयर और वैक्यूम को स्पीड को सेम मान लेते हैं, लाइट की स्पीड को। उसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर किसमें? सॉरी यहाँ पे एयर, ये एयर है, अब उसके बाद है वाटर। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना हमारी, वो एक्चुअली 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल ले लो, तो अल्कोहल में स्पीड ऑफ लाइट 2.20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको डाटा याद रखना है, कुछ कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन, अब आप ग्लास ले लो, कांच, उसमें होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक लास्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ले लो, ये हो जाना है आपका 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको ये डाटा याद रख लो, ये बहुत आपको आगे काम देगा और मदद मिलेगी। बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन हम कुछ का यहाँ पे डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसमें से तुम बताओ, डेंसर और रेयरर को समझने के लिए सबसे आसान जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो खैर आगे पढ़ोगे, और उसको फिर वापस से हम इस टॉपिक को जोड़ेंगे उसमें ले जाकर। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लो कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम का अलग अलग है। अब मैं कोई दो मीडियम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एयर ले लेता हूँ एंड ग्लास ले लेता हूँ, एयर एंड ग्लास, या वाटर ले लो, एयर एंड वाटर ले लेता हूँ। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में बताओ तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ज्यादा किस में है? इसमें है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन रेयरर, कौन डेंसर? तो आपका एयर हो जाएगा यहाँ पे रेयरर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये डेंसर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो डेंसर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वो रेयरर, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं वाटर और ग्लास की, वाटर और ग्लास की, तो बताओ वाटर का स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वन इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बताओ इसमें स्पीड किसमें ज्यादा? वाटर में स्पीड ज्यादा है, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर हो जाएगा रेयरर, और ग्लास हो जाएगा डेंसर, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने आपको शुरू में बोला
कि रेयरर और डेंसर मीडियम ये जो है ना, ये एक रिलेटिव कंसर्न है, ये कोई एब्सोल्यूट कंसर्न नहीं है। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि सामने कौन है। जैसे अभी आपने देखा एयर और वाटर में वाटर डेंसर था, लेकिन अगले ही पल अगर वाटर का कंपेयर हम ग्लास से कर दिए तो फिर वाटर रेयरर हो गया, क्योंकि ग्लास के रिस्पेक्ट में इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, आया ना। तो ये एक रिस्पेक्टिव टर्म है, याद रखिएगा। अब देखें लाइट, अगर देखो लाइट का हमने क्या बताया आपको, लाइट की अगर बेंड कर जाए अपने एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और उस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अगर लाइट देखो यहाँ पे तो एक चीज जानना, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देखो बेंड तो दोनों में करेगी, बेंड तो दोनों में करेगी, लेकिन कौन किधर जाएगा उस चीज को समझना है, तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए। देखिए when light ray goes rarer to denser medium, तो क्या होगा, देखो सपोज करो कि मैंने एक दो मीडियम को सेपरेट कर दिया एक वर्चुअल लाइन से। इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इंटरफेस। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरफेस। सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज करो एक रे ऑफ लाइट कहीं से आई, ये आई, बताओ अब ये दो मीडियम है, इसके ऊपर एक मीडियम है, उसके ऊपर एक मीडियम को मान लेते हैं हम एयर ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे रेयरर का काम करेगा, और नीचे में मैं ग्लास ले लेता हूँ, और रेयर ग्लास, और ये हो जाएगा हमारा डेंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना, एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट को पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। अब बताओ अगर ये दोनों मीडियम, अगर यहाँ पे अगर मीडियम का वेरिएशन ना होता तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ चली जाती, ये सीधा चली जाती, ये इसी डायरेक्शन में जाती, लेकिन बीच में जैसे ही वो इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड बदलेगी, तो स्पीड बदलने से क्या होगा, ये अपना रास्ता बदलेगी, यानी यहाँ पे डेविएशन होगा, यानी रिफ्रैक्शन होगा। अब सवाल है कि सर ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, अब ये अपने डायरेक्शन से किधर जाए, या तो नॉर्मल की तरफ जाए या नॉर्मल से दूर जाए। तो अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, नॉर्मल के तरफ जाएगी बाबू, यानी ये अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और इसका स्पीड अगर चेंज हुआ और हायर से लोअर स्पीड हो गया, दैट मीन्स रेयरर से डेंसर में आई, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, यानी जा रही थी ऐसे और ये मुड़ गई ऐसे। समझ में आया। तो इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिस एंगल से मुड़ती है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, यानी यहाँ पर आई का जो वैल्यू है वो इक्वल है आर प्लस डेल्टा के। ठीक है, यानी आई का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आर और डेल्टा मिलकर आई के बराबर हो रहे हैं। तो आई तो अकेले अगर देखा जाए तो आई क्या है हमारा, ज्यादा है, और आर हमारा क्या है, कम है। तो फिर यहाँ पे डेल्टा भी निकाल सकते हो, एंगल आर माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पहला है। लेकिन क्या हो कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर के बजाय डेंसर से रेयरर में जाए, बताओ। देखो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को ये भी फॉलो करता है, हमने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ा रखा है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसे लगा दे, प्लेन मिरर लगा दे, तो जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट जा रही थी, यानी रिफ्रैक्टेड रे का जो डायरेक्शन है वो अब इंसिडेंट रे हो जाएगा, बताओ। तो ये जा रही थी ऐसे, और जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि जब रेयरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अपने डायरेक्शन से ना जाके नॉर्मल से दूर जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो आप दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही समझ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बना देता हूं, व्हेन लाइट रे गोज डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। फिर उसी तरह का एक लाइन ऑफ इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पे हम एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बाबू। अब ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था, ये कहाँ से कहाँ आपकी बार जा रही है, अब की बार ये डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, डेंसर, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे हम लोग एयर ले लिए, और एयर का में वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
तो ये हो गया हमारा डेंसर, ये हो गया रेयरर। अब की बार लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से कहाँ जाएगी भाई, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जानी है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी एक चीज दम आराम से हमें समझ में आ गई कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड है और ये नॉर्मल है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आई हमारा छोटा हो जाएगा, आर हमारा बड़ा हो जाएगा, और इस एंगल को कहेंगे, दिस एंगल वुड बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाना है, अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, ये पूरा आर है, इसमें से डेल्टा घटा दो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा बराबर। तो डेल्टा निकालना है तो अब की बार आई में से आर निकाल दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ऐसे सिचुएशन में आई बड़ा आर छोटा, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और इस केस में आई छोटा आर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ये समझ गए हैं। चलिए, तो इसी के बेसिस पर अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जैसे रिफ्लेक्शन जब होता था तो वहां पर भी दो नियम का पालन होता था, अब उसी तरह से व्हेनेवर रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी अकर्ड देन देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच अप्लाइज हियर। तो देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन के तरह ही है। क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। देखो, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल है हमारा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, और देखो, चाहे वो रेयर से डेंसर में आए, चाहे डेंसर से, रेयर से डेंसर में आएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों सिचुएशन में एक ही चीज होगा, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो एक्चुअली याद रखना कि रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है, और रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी अ कांस्टेंट। मतलब जब रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन रेशियो है, आई और आर बराबर नहीं होते। अभी आपने देखा आई और आर बराबर नहीं होते। जब भी रिफ्रैक्शन होगा या तो आर का वैल्यू आई से कम होगा या तो आर का वैल्यू आई से ज्यादा होगा। रिफ्लेक्शन की तरह आई और आर इसमें बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे? कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन के दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है, आप ये नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा एक चीज और उससे पहले जान लो थोड़ा सा। अच्छा रुको, ठीक है, यही रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है स्लाइड, कोई नहीं। देखो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट तो आपने क्लियर हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? आई और आर इसमें बराबर नहीं होते। इसमें क्या होता है? आई और आर का रेशियो, कौन सा रेशियो? साइन रेशियो। आई और आर को आपको साइन के साथ रखना है। साइन फंक्शन आपने पढ़ रखा है क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री में। तो साइन आई और साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा फॉर द गिवन मीडिया, फॉर द गिवन मीडिया। यानी जो भी हमारा मीडियम दिया हुआ है उस मीडियम के लिए आई और आर का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। सपोज करो कि आप आई का वैल्यू चेंज करते हो, आई के वैल्यू को आप चेंज करके I1 कर देते हो, तो आर का भी वैल्यू चेंज होकर R1 हो जाएगा। फिर भी आपका साइन आई I1 और साइन R1 वही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन। अगर मान के वैल्यू आप आई का वैल्यू चेंज करके I2 कर देते हैं तो आर का वैल्यू ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा कि फिर से रेशियो निकालोगे तो वही आएगा। आप आई के वैल्यू चेंज करोगे, आर का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन दोनों का जब साइन रेशियो निकालोगे तो फिर वही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप आई का वैल्यू को चेंज कर I3 कर दो तो फिर आर का भी वैल्यू चेंज होगा, और आर का वैल्यू ऐसे चेंज होगा कि फिर से रेशियो वही रह जाएगा, यानी जो था। यानी हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, अगर दिए गए मीडिया को न बदला जाए तो। ध्यान रखिएगा, मान लिया आपने दो मीडियम लिया और दोनों मीडियम को वही है, आई और आर बदलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। यही है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत बच्चा? अगर आई और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप निकाल भी सकते हो। मान लीजिए कि आई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30 डिग्री और आर जो होगा वो मानकर चलो कि
रेयर से डेंसर जा रहा है, तो आई का वैल्यू 45 हो गया और आर का वैल्यू जो है वो 30 है। अब आपको कहेंगे कि बताओ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या निकला है आपने, साइन 45 अपॉन साइन आर, आर के जगह पे 30, कितना आ जाएगा बाबू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये चला जाएगा 2/√2 आ जाएगा, यानी साइन आई और साइन आर का वैल्यू क्या आया, √2, यानी कांस्टेंट की जगह पे √2 आया। अब अगर आप आई के वैल्यू को कुछ भी कर दो, आई का वैल्यू को चेंज करके 45 से 50 कर दो, 60 कर दो, व्हाटएवर कुछ भी कर दो, आर का वैल्यू इस तरीके से बदलेगा कि फिर से रेशियो निकालोगे तो √2 आएगा, फिर से रेशियो √2 ही आएगा। यही है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। याद करो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के मोशन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे, याद आया, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज थी। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ को ही लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ के भी नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो। जैसे आपको जब आप किसी पेन को या फिर किसी छड़ी को, किसी स्टिक को अगर आप पानी में ऑब्लिक्यूली फॉल कराते हो, ऑब्लिक्यूली, तो आपको दिखता है कि ये लगता है कि ये टूटा हुआ है। ये किसके कारण दिखता है आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। देखो, इम्पटी ग्लास है, इम्पटी ग्लास कहने का मतलब यहाँ पे मीडियम नहीं है, जो हवा में मीडियम है वही ग्लास के अंदर है, ग्लास के अंदर भी एयर है, ग्लास के बाहर भी एयर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदल रही है। लेकिन अगर आपने इसमें पानी भर दिया, देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया, तो जब पानी भरा तो इसके पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें एयर हो गया और नीचे वाला पार्ट है उसमें वाटर हो गया, तो एक रेयरर हो गया, एक डेंसर हो गया। लाइट की स्पीड बदलेगी, जब एक मीडियम से दोनों ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो इंटर कर जाएगी, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो डेफिनेटली द स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, और ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन गेट्स अकर्ड, और रिफ्रैक्शन के कारण ये हमारा बेंड टूटा हुआ दिख रहा है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत? या फिर और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे में हम जब कोई बकेट ले लो, बकेट खाली है तो ठीक है, उसको आपको रियल डेप्थ आपको दिखेगा, लेकिन अगर बकेट में आपने पानी भर दिया, मान लीजिए कि बकेट को आधा पानी से भर दिया, तो अब आपको उसका बॉटम ऊपर की ओर दिखाई देने लगता है, वो भी किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। या फिर सिक्का वगैरह को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ लगेगा कि आपको ये कम गहराई का है, ठीक है ना, वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। आप इस चीज को समझ भी सकते हो। मान लीजिए कि आपने इसमें पानी ले लिया है, ठीक है, अब पानी ले लिया और यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो जब आप इसको देखोगे बाबू, तो बताओ आपके आंखों पर, मान लीजिए सपोज कीजिए बॉटम में एक पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज द पॉइंट ए। अब यहाँ से तो कई सारे रेज आ रहे हैं, तो 2 रेज ले लेते हैं। अब जैसे ही ये रेज पानी से होते हुए हवा में आएंगे, क्योंकि आप हवा में हैं, आपकी आंखें हवा में है, तो जैसे ही पानी से होते हुए हवा में आएंगे, बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। 2 रेज ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब बताओ ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, तो पानी से हवा में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि रेयर डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में, तो ये जा रही थी ऐसे, लेकिन अब ये जाएगी इधर और ये जाएगी इधर, बोलो हाँ कि ना। यानी आपके आंखों पर जो रेज आएगी वो ये डायरेक्ट नहीं आई, बल्कि इस तरीके से डाइवर्ज होते हुए आई। तो जब आप इसको पीछे की ओर मिलाओगे तो आपको लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है भैया, तो ये रेज यहाँ से आ रही है, यानी इस ए का जो इमेज बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा, और आपको ये जैसे ही ये ए का ये डैश बना, उसी तरह से इसका यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ पे बनेगा, मतलब इस पूरे के पूरे बॉटम का इमेज यहाँ पे बनेगा। आपको लगेगा कि ये कम गहरा है, ये कंटेनर में जो पानी है इतना ही इसकी गहराई है, हाँ ना। जनरली ये चीज स्विमिंग पूल में अगर आप कभी नहाने गए हो, सर हम लोग तो घर पे नहीं आते स्विमिंग पूल में, कैसे नहीं, हाँ मानकर चलो स्विमिंग पूल में, सर मेरे गाँव में पोखर है, हाँ पोखर में ये चीज नहीं आपको समझ में आएगी, ठीक है ना, पोखर और तालाब में नहीं, जिसपे आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखे तब आपको पता चलेगा। आप स्विमिंग पूल में जब देखोगे ना बाबू, तो आपको लगेगा कि डेप्थ कम है, लेकिन जब उतरोगे तो पापाक अंदर चले जाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको जो उसका इमेज रिफ्रैक्शन के कारण आपको उसका डेप्थ कम दिख रहा है, लेकिन जब आप उसमें उतरोगे तो आप अंदर जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन हो गया। आगे बढ़े, आइए अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ चीज है। देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने आपको क्या बताया कि साइन आई और साइन आर जो होते हैं ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। जानते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। आइए देखो ये कहाँ गया, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है।
चलो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर करो। जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करो। जो भी देखो फालतू के रील्स और मैसेजेस शेयर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो आपने ये लेक्चर किसी को शेयर किया और उसके शेयरिंग से वो उसने वीडियो को पूरा देख लिया और उसके 4-5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आ गए और बना लिया। ओ भाई आपका आपका आपको आपको खर्चा करेगा, आपको मार्केट ले जाकर खिलाएगा पिलाएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो इनडायरेक्टली मैं आप ही के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। सो शेयर इट। चलिए आइए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। किसी मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मटेरियल मीडियम which shows that how fast the speed of light in the given medium with respect to the vacuum or air। मतलब समझिए इसको, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मैं ले लेता हूं, किसका ले लूं बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, किसी मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल तो कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, ऊपर में लिखना है आपने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर देना है आपको बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो गिवन मीडियम हमारा क्या है? मीडियम ए है, तो मीडियम ए लिख दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आपने क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग भी लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो क्या लिख दोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपने क्या लिख देना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे उसको उसमें स्पीड ऑफ लाइट को नीचे लिखो और ऊपर में लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अगर डाटा याद है तो वैल्यू भी निकल जाएगा। ये हो जाना है 3 × 10⁻⁸ और ग्लास का हमने अभी अभी बताया आपको 2 × 10⁻⁸, क्या दे देगा? 1.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁸। एयर का भी वही होता है लगभग, तो इसका हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁻⁸, यहाँ हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁸। इट विल गिव 3/2.25, लगभग आपका 4/3 आता है समथिंग। एक मिनट, 3/2.25 लगभग ये 4/3 आएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है भाई, बात क्लियर हो रही है? तो इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली एन से या म्यू से भी इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर देखो यहाँ पे बात समझो, इसका मतलब समझ लो, क्योंकि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत शॉर्टकट में अगर हम इसको बता देंगे, किसी और चीज में शॉर्टकट लिया जा सकता है, किसी और चीज में शॉर्ट में हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बहुत शॉर्ट में अगर बता दें तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर क्वेश्चंस को घुमा कर इधर उधर कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा टाइम ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या है? सपोज करो लाइट वैक्यूम से होते हुए किसी मीडियम में आई, ठीक है, वैक्यूम से होते हुए किसी मीडियम में आई, तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, जैसे मैं आपसे बोलता हूं दिस इज द 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? ग्लास में हुआ है। रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? एयर में हुआ है। रिफ्रैक्शन किस में हुआ है? वाटर में हुआ है। तो रिफ्रैक्शन जिसमें हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ, और कहां से रे ऑफ लाइट आ रही थी? तो वैक्यूम से आ रही थी। तो वैक्यूम से अगर किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट आएगी और तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालोगे तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर वैक्यूम के अलावे किसी दूसरे मीडियम से, जैसे आप इससे पहले आपने देखा, मानकर चलो कि ये वाला मीडियम आपको दिख रहा है, मानकर चलो कि ये एयर से होता हुआ लाइट ग्लास में आ गई है, एयर से होता हुआ ग्लास में आ गई है, वैक्यूम से तो आई नहीं है। अगर वैक्यूम से आती तो ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखते, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया लिखते, लेकिन एयर से आई है ग्लास में, या फिर सपोज करो कि वाटर से आई है ग्लास में। ऊपर में क्या है भैया? वाटर है। क्या है? वाटर है, और नीचे में जो है वो ग्लास है।
अब यहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखे थे आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख देना है। नीचे में हमेशा उसी की स्पीड लिखेगी जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, ग्लास में, तो यहां पर जो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास तो नीचे रहेगा ही, लेकिन ऊपर में जो वैक्यूम था वहां पे क्या आ जाना है, अपने वाटर आ जाना है। क्या आ जाना है, वाटर। कोई दिक्कत? तो अगर लाइट के रिस्पेक्ट में अगर हो, लाइट के रिस्पेक्ट में अगर हो, ठीक है बच्चा, तो अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में आए तो एब्सोल्यूट, और दूसरे मीडियम से अगर किसी मीडियम में आए तो फिर उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कैसे किया जाता है, तो एन से या म्यू से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम आपसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, इसका मतलब हो गया किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। आपको मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आपसे मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। सबका वैल्यू भी निकालते जा सकते हो, क्योंकि आपको सबकी वेलोसिटी पता ही है। ऊपर में हमेशा 3 × 10⁸ होगा, ठीक है, ऊपर में हमेशा 3 × 10⁸ होगा एब्सोल्यूट के केस में, तो इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी दूसरे मीडियम से लाइट आ रही है, ये सब वैक्यूम से लाइट आ रही है, वैक्यूम से एयर में आ रही है, वैक्यूम से वाटर में आ रही है, वैक्यूम से डायमंड में आ रही है, लेकिन अगर मान लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहते हैं आप वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा, ऊपर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, नीचे में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम से नहीं आ रही है, लाइट जो है वो वाटर से आ रही है, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में आपने निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड तो नीचे हो ही जाएगा, ऊपर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अगर हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए ऐसा लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, तो क्या लिखेंगे बताओ, जिसका पूछा जाए उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ऊपर। सिंपल सी बात। तो ऐसे को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। है एक ही चीज, लेकिन नाम में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर वैक्यूम से होते हुए किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट आए तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है उसको ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर वैक्यूम के अलावा किसी अदर मीडियम से आए तो फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसका ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, बिकॉज ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, यूनिट नहीं बचेगी इसकी। बात समझ में आ गई। एक चीज और याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव की नहीं, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट में हमेशा ऊपर क्या होगा, 3 × 10⁸ जो ऊपर में हमेशा मैक्सिमम होगा, तो 3 × 10⁸ से तो ज्यादा किसी का नहीं होता है। तो नीचे का वैल्यू या तो बराबर होगा ऊपर से, या तो छोटा होगा तो एक से ज्यादा आएगा, या तो बराबर होगा तो एक आएगा, एक से कम नहीं आएगा। रिलेटिव की बात करते हैं, अगर किसी दूसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एक से कम नहीं होगा, जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो सकता है ऊपर में कम स्पीड, नीचे में ज्यादा स्पीड। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं एब्सोल्यूट के केस में बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू ए, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा हूं, तो आप इसको ऐसे, आपने इसको कैसे लिखा, आपने इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए। तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, आपको बुक में ऐसा भी लिखे हुए मिलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। ये भी सही है, तो कहोगे सर ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है। इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। देखो इसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी, ये कट गया तो क्या आ गया, वी बी बाई वी ए। देखो यही चीज आया, जिसका पूछा गया उसका नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको ऊपर। तो आप इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको पहले ऐसे लिख दो, उसके बाद आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी इस पे क्वेश्चन, अभी जो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया इसके क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट में आपको हम जब पूरी थ्योरी पढ़ा लेंगे तो उसके बाद लास्ट में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है,
तो आओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब वहां पे देखो बच्चा, मेरे पास ग्लास स्लैब है, लेकिन सर ये टूट गया है, मेरे यहाँ से एक बार गिर गया था तो टूट गया, कोई नहीं। ये आपको दिख रहा है, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, मेरा आपको फेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट को गुजारे तो क्या होगा, वही चीज हमें अभी यहाँ पे देखनी है। आ जाओ, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ पे देखो तो आपको ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखना, द लाइट बेंड्स व्हेन एंटरिंग एंड एग्जिट एट द सेम एंगल एज द इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस, ये तीन चीज क्या है। देखो ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट आया, दिस इज द आने वाला रे, दिस इज द आने वाला रे, ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, बिकॉज ऊपर में एक रेयरर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंसर हो जाएगा, और फिर से यानी यहां पर आपने जान लो कि दो बार रिफ्रैक्शन होना है। एक बार जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा, यानी एयर से ग्लास में आएगा, और दूसरी बार जब ग्लास से वापस एयर में जाएगा। एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेयर, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली बार क्या हुआ, जब रे ऑफ लाइट आया तो ये नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, बिकॉज ये रेयर से कहाँ आ रही है, डेंसर में आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थीटा वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा वन यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पे थीटा टू हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये रे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब ये ग्लास से वापस आने लगा एयर में, तो अब की बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अब की बार कहां से आ रहा है, डेंसर से रेयर में आ रहा है। तो जब डेंसर से रेयर में लाइट आएगा तो अपने नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये आपका, इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे तीन चीज जानो, इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो देखो, थीटा वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा इज द टू इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो थीटा टू होगा ये भी वही होगा, थीटा टू भी ये भी वही होगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइन के बीच ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एंड दिस वुड बी द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो डेफिनेटली इट विल इक्वल टू ईच अदर। और जो फाइनल है ये हमारा इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा थ्री, इस थीटा थ्री को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर हो गई तीन चीजें। अब देखो, जब अब कहोगे कि सर इससे क्या पता चला, अब समझो, जब किसी ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर तीन चीजें आपको जाननी है और समझनी है, ठीक है। पहला, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट। देखो ये इंसिडेंट रे, इसी को मैं आगे बढ़ा दिया हूं, तो ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे। ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। तो आप देखो कि जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। तो पहला रिजल्ट क्या हुआ कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या देखने को मिलता है जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, तो दूसरा रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी थीटा वन और थीटा थ्री आपस में क्या होगा, इक्वल होता है। क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही, ये देखो एक रे है और ये रे है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब में एंटर की थी उसी एंगल से ग्लास स्लैब से एग्जिट भी हो जाएगी। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दूसरा रिजल्ट। और तीसरा, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर अभी कहोगे लैटरल शिफ्ट क्या है सर, तो देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्या इसको जाना जाता है, लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, उसी को क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। यानी जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, समझ में आ गया। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड द लैटरल शिफ्ट, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट या इसी को लैटरल शिफ्ट भी कहा जाता है। लैटरल शिफ्ट भी आप कह सकते हो, इसमें शिफ्टिंग होती है, लैटरल शिफ्ट।
देखो यहाँ जा रहा था ऐसे, अब जाने लगा ऐसे, डायरेक्शन तो सेम है, बस शिफ्टिंग हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब देखो लेंस की बारी आई, लेंस, ठीक है ना, हिंदी में ताल। ओके, ताल, तो ताल तो एक तो मूवी है, गाना सुने थे, ताल से ताल मिला, यहां पर भी ताल से ताल मिलाएंगे, मीन्स लेंस से लेंस को मिलाएंगे, ठीक है ना। तो और लेंस क्या है समझ लो, कांच का एक टुकड़ा जो दो ज्योमेट्रिकल फेसेस से घिरा हो वो लेंस कहलाता है। लेंस दो तरह के होते हैं, आपके सामने है, आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। चलो अब आपको हम लेकर चलते हैं, कहाँ सर, तारों के शहर में? नहीं, हम आपको लेकर चलेंगे प्रीवियस टॉपिक में। प्रीवियस टॉपिक जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बोला था कि भैया मिरर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मिरर का एनालॉजी आपको लेंस में दिखने को मिलेगा। जैसे कॉनकेव मिरर जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करोगे आप कॉन्वेक्स लेंस में, और जो आपने कॉन्वेक्स मिरर का जो पढ़ा है उसको आप उसके केसेस को अप्लाई करना कॉनकेव लेंस में। सेम है, वो एनालॉजिकल टर्म है। एनालॉजिकल मतलब समझ रहे हो ना, कि इसके केसेस इसमें अप्लाई होंगे और इसके केसेस, यानी आपका कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशंस जो होंगे, या एप्लीकेशन नहीं, जो केसेस होंगे वो यूज करेंगे हम लोग किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव लेंस में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कैसा लेंस कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो याद करो तो कॉनकेव मिरर भी तो यही करता था और कॉन्वेक्स लेंस भी यही कर रहा है, यानी ये रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा, और साथ ही साथ वर्चुअल इरेक्ट भी बनाएगा। वही 5 केसेस में ये रियल इन्वर्टेड बनाएगा और एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। और ये जो कॉनकेव लेंस है ये कॉन्वेक्स मिरर का एनालॉजी है, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा इमेज बनाएगा। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको दिखा देता हूं। जैसे देखो बच्चा, मेरे पास एक, ये कौन सा लेंस है, देखो कॉनकेव लेंस है, दिख रहा है आपको कॉनकेव लेंस, और ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दो तरह के लेंसेस है। मैं दोनों को आपको दिखाता हूं कि कैसे रे ऑफ लाइट, लाइट ऑफ करिए। देखो इसको हम लोग कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। देखो कॉन्वेक्स से कन्वर्जिंग, तो देखो ये रेज को कन्वर्ज करेगा। रेज को कन्वर्ज करने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा। देखो ये आपको एक रे ऑफ लाइट दिख रही होगी, एक बीम ऑफ लाइट दिख रही होगी, और ये देखो क्या हो रहा है, ये बीम ऑफ लाइट को ये जो कनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया ऊपर से नीचे की ओर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ दिया ना। अब हम इसको, इसी रे ऑफ लाइट को अगर हम नीचे देखो इस एज पर डालेंगे तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से के ऊपर की ओर जा रहा है, ये लेकर ऊपर की ओर लेके जा रहा है, यानी साफ आपको दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। यानी अगर हम रे ऑफ लाइट को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से होकर गुजारेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर रेस को मोड़ दे रहा है, ये देखो, और ऊपर से भी ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर रेस को मोड़ दे रहा है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस की ओर दोनों रेस को मोड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा किस पे, और उसका उल्टा देखिए, ये देखो ये हमारा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, देखो ये रेज ऑफ लाइट को क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। और नीचे वाला का अगर एज पर अगर मैं इसी पैरेलल लाइन को अगर दूंगा तो देखो इसको भी क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर बेंड कर दे रहा है, मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है। देख पा रहे हो आप? चलो लाइट ऑन करो, अब समझो तो हुआ क्या, ये जब इस पर जब रेज को आप फॉल करा रहे थे तो ये क्या कर रहा था, ऊपर जो रेज जा रहा था उसको प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ दे रहा था, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ दे रहा था। तो बताओ जब ये दोनों रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा तो ये क्या करेगा, रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज कर जाएगा किसी पॉइंट पर, क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ये पॉइंट फोकस भी होता है, यानी इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज कर देता है। यहां पर आप अगर रेज को फॉल कराओगे तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा, इधर भी करोगे तो दूर कर देगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करने का मतलब रेज डाइवर्ज हो गया, समझ में आ गया। तो ये दो तरह के लेंसेज हमको जाने, ऐसे कई तरह के लेंसेज होते हैं, लेकिन अभी हमें सिलेबस में 2 ही तरह के लेंसेज जानने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेंस से इमेज बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मिरर में लेंस इमेज बनाए तो वैसे लेंस से इमेज बनाएंगे। तो जब लेंस से इमेज बनाएंगे बाबू तो उसके लिए आपको कुछ रे डायग्राम समझना होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले
कोई भी लेंस ले लो, कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, दोनों में ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बात करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले याद रखना, अगर रेज पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी लेंस हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो रियल में ऐसा होगा, और कॉनकेव लेंस हो तो वर्चुअल में ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रेज अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी। सिंपल भैया, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी पैरेलल जाएगी। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट अगर इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जो मिरर में पोल होता था ना, उसी के तरह लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो बिना मुड़े सीधा चली जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा मतलब जैसे रे ऑफ लाइट आएगी वैसे चली जाएगी बिना डेविएट हुए। तो 3 डायग्राम याद रखो, तीनों से हमारा काम बन जाएगा। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी पैरेलल जाएगी, वो पर आएगी यानी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना मुड़े। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव में भी यही होगा, लेकिन कॉनकेव में वर्चुअल में होगा। जैसे रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो ये इधर जाएगी, अब इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये इस पॉइंट पर आएगी, ये फोकस होगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए कि फोकस है, मान लो कि इसका फोकस है कहीं पे, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि ये फोकस पे आ रही है, ठीक है ना, तो फोकस पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हालांकि इसका फोकस इधर कहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं 2 फोकस होता है, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस। ये मान लो कि इसका फोकस है, ठीक है, तो ये रे कहीं फोकस पे आ रही थी तो टकराएगी, टकराने के बाद ये फोकस पैरेलल चली जाएगी। तो दोनों में वही चीज होगी, बस इसमें रियल वे में होगा और इसमें वर्चुअल वे में होगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ गई, सपोज करो ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इसी पर रेज ऑफ लाइट आ गई तो बिना इधर उधर किए सीधा निकल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये 3 डायग्राम आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। जैसे आपने स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाया था, कॉनकेव मिरर में, उसी प्रकार और कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इमेज बनाने होंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर लेंस के जगह पे अगर मिरर बोल दिया जाए तो आप लोग उस चीज को ये मतलब देख लेना। ठीक है ना, हो सकता है कि क्योंकि दोनों का नाम भी सेम है और दोनों लाइट से ही जुड़ा हुआ है, दोनों में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, तो कभी कभी लेंस के जगह पे मिरर बोल दिया जाए तो आप उस चीज को मेंशन मत करना, नहीं तो मारे कमेंट में, हाँ सर आपने लेंस को मिरर बोल दिया। हाँ बोल दिया तो क्या हो गया बता, है? चलो देखो, तो इस चीज को इग्नोर करना। आइए देखिए बच्चा, तो हमने आपको पहले ही बताया था कॉनकेव मिरर वाला केस आपके दिमाग में होना चाहिए जब हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा रहे हों, और जब हम आपको कॉनकेव लेंस अगर हम आपको पढ़ा रहे हो उस केस में आपके दिमाग में कॉन्वेक्स मिरर का केस चलना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, तो अभी हम आपको कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में कॉनकेव मिरर वाला केस चलना चाहिए। देखो फर्क दोनों में, ये जो केसेस आपने देखा था ना 6, वही से इसमें भी होगा। फर्क होगा कि उसमें रिफ्लेक्शन से इमेज बनता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन से इमेज बनेगा। जैसे इसमें पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनता है बताओ याद करो, कॉनकेव मिरर वाला केस याद था ना, पोजीशन फोकस पे बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनेगा इमेज। देखो एक चीज इसमें समझना, कहोगे सर इसमें फोकस इधर भी है फोकस इधर भी है, इसमें सी के जगह पे देखो, यहाँ पे याद रखना मिरर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मिरर में और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। मिरर में जो पोल आप लोग पी लिखते थे ना, यहाँ पे पोल के जगह पे आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से इंडिकेट करेंगे। इसमें जो फोकस था वो भी इसमें हो जाएगा। इसमें जो आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर होता था, सेंटर ऑफ कार्वेचर जिसको आप लोग सी से इंडिकेट करते थे, इसमें हो जाएगा ट्वाइस फोकस। उसको क्या बोल देंगे, ट्वाइस फोकस, और इसको 2F से इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, 2F से इंडिकेट। तो 2 चीजें ध्यान में रखना, डिफरेंस क्या हो गया, बात समझ में आया। और एक चीज याद रखना, मिरर में एक फोकस होता था, एक सेंटर ऑफ कार्वेचर होता था, इसमें सब 2-2 होंगे। क्यों, क्योंकि इसके 2-2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। मिरर में बाबू अगर इधर से आपने पॉलिश कर दिया तो मिरर का एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब भी इमेज आपको देखना है तो आपको इसी फेस पर आपको रेज को फॉल कराना पड़ेगा, इधर से आपको इमेज नहीं दिखने वाला। लेकिन ये लेंस है, लेंस में इधर से भी रेज आ सकती है, इधर से भी रेज आ सकती है। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों तरफ से रेज आने की संभावना है। तो अगर हम ऐसे घुमाएं तो इधर से भी एक सर्कल बन जाएगा, इसे घुमाएं तो इधर से भी एक स्फीयर बन जाएगा।
तो इसमें दो दो सरफेसेस हो जाएंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, और इसके कारण दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने के कारण दो दो फोकस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ पे F1 बोल देते हैं, इसको 2F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, इसको 2F2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर से अगर रेज लाओगे तो इधर इमेज बनेगा, इधर से रेज लाओगे तो इधर इमेज बनेगा, आपकी इच्छा, आप दोनों कर सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। जनरली एक हमारा ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। इमेज किधर भी बने लेकिन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, तो पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और साइज काफी छोटा बनेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हो? मैग्नीफाइंग ग्लास होगा आई थिंक, देखो ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपने देखा होगा। ठीक है, यही है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसमें वही चीज किया जाता है, यहाँ पे आपको इमेज बनाना, आप ये केस इसमें परफॉर्म करते हैं। याद करो, छोटे में कांच बिलौरी वाला खेल जरूर खेले होगे। कांच बिलौरी का खेल छोटा में सब कोई खेला होगा। आजकल के बच्चे नहीं खेलते होंगे, आजकल के बच्चों को फुर्सत कहाँ है जी मोबाइल चलाने से और गेम खेलने से। आजकल तो एक से एक पता नहीं कैसे कैसे गेम आ रहे हैं, जिसमें मतलब क्या उसका नाम है, कौन सा गेम जिसमें क्या नहीं, पबजी फ्री फायर के अलावा एक स्कोडी टाइप का एक गेम है जिसमें इंसान मर जाता है अगर गलत, अगर ये सबसे कम। देखो भाई, तुम लोग तो अब खैर सीनियर बड़े हो गए हो, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों को, जो आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ये सब गेम से बहुत, एक गेम आजकल चल रहा है ना, स्पीड गेम आई थिंक। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप हार गए तो गए, मार दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब गेम का बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजी पे। ठीक है ना, तो ये सबसे दूर रखो अपने घर के छोटे बच्चों को। तुम लोग तो खैर उतने छोटे नहीं हो कि ये सब समझते नहीं होगे, आप लोग तो समझते होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे उस पर एनीवे। तो आज अपने टॉपिक पे आते हैं। ये वन शॉट है इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग गप नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कुछ नहीं बल्कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग कांच बिलोरी के जब खेल खेलते थे, सन यानी जो सूर्य है उसका हम लोग इमेज बनाते थे कागज पर और कागज को जलाते थे। याद आया? तो आप क्या करते थे? आप यही काम करते थे। सन के इमेज को, सन कहाँ है? इन्फिनिटी पर, उसका आप इमेज बनाते थे कहाँ पे? फोकस पे, एक छोटा सा पॉइंट बनाते थे। ठीक है, और जहां पे पॉइंट जितना ज्यादा कंसेंट होता था वहीं पर जाकर कागज जल जाता था। याद आया? तो ये वही वाला केस है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। उसमें c होता था, इसमें 2f के बियॉन्ड होगा। जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड होगा तो देखो, जब 2f के बियॉन्ड होगा, एक रेज पैरेलल लेंगे, कहां से जाएगा? फोकस से, और एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। बताओ, हमने आपको इमेज के बारे में पढ़ा दिया है, हमने आपको इमेज के बारे में पढ़ाया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर जहां पे रेज ऑफ लाइट मिलती है वहीं पर बनता है इमेज। बोल भैया हाँ या ना? तो बताओ, रिफ्रैक्शन के दौरान कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पर बना इमेज। कहां पे? तो इमेज कहां पे बनेगा? बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड और छोटा बनेगा। अगर आपके दिमाग में कनकेव मिरर का वो 5-6 केस दौड़ रहा होगा तो आप उसको एसोसिएट करके देखो इससे सेम आ रहा है कि नहीं, बस डायग्राम में अंतर होगा, बाकी तो ये केस बिल्कुल सेम है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, दोनों के केसेस, 6 केसेस आपको सेम मिलेंगे। फर्क आएगा डायग्राम में, क्योंकि वहां पे इमेज रिफ्लेक्शन से बनता था, यहां पे इमेज रिफ्रैक्शन से बनता है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, देख लो। ठीक है, डिमन आई, इसका एग्जांपल क्या होगा? कैमरा लेंसेस और ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में क्या आ गया? तीसरा केस है ऑब्जेक्ट एट 2f। बताओ, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता था तो इमेज भी सी पर बनता था, रियल इन्वर्टेड बनता था, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता था। सेम ऑब्जेक्ट कहां पे है? 2f पे है। देखो यहाँ पे मैंने C1 भी लिख दिया है ताकि आप समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? 2f पर होगा, तो इधर भी क्या बनेगा? 2f पर बनेगा। ठीक है, रेज एक पैरेलल आया, फोकस से जाएगा, अगर जो ओ से जाएगा वो से जाएगा, कहां पर जाकर मिला? 2f पे बना। इसका तो डायग्राम उससे भी आसान है भाई, आया ना? तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया कहाँ पे? 2f पे, यानी जब ऑब्जेक्ट होगा 2f पे तो इमेज बनेगा 2f पे। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका एग्जांपल देख लो, यूज्ड इन कॉपिंग मशीन मैकेनिज्म इन ऑप्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़े, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। थोड़ा सा और आगे बढ़ो ऑब्जेक्ट को लेकर, तो आपकी बात 2F1 और F1 के बीच में आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट देखो, एक रेज पैरेलल गया, कहाँ गया? यहाँ, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ये, और ये कहाँ पे जाकर मिलेगा? तो 2f के बियॉन्ड जाकर मिलेगा। यानी जब ऑब्जेक्ट को 2f1 और F1 के बीच में रखोगे तो इमेज जो बनेगा वो लेंस के दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगा, यानी ट्वाइस फोकस के बियॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज।
इसका प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर वगैरह आप लोग देखते होंगे, हाँ ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चौथा केस हो गया। पांचवा केस है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर बताओ ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ गया तो याद करो, जब इमेज इनफाइनाइट पे था तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो वही है, ऑब्जेक्ट फोकस पे बन गया तो इमेज कहाँ, एक पैरेलल ले जाएगा, वो इधर जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल गया, ये हल्का हल्का कन्वर्ज करेगा और आगे जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इमेज को कहाँ पे मानेंगे, इन्फिनिटी पे मानेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होता है तो इमेज आपका इनफाइनाइट पे बनता है। कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। सर्च लाइट वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। याद करो कॉनकेव मिरर में, फिर से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अपने दिमाग पे यकीन तो है। तो आ जाओ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा, ये वही केस है, लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर वही है, लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखो सेम है। ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा तो अब की बार इमेज बिहाइंड द लेंस बनेगा या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो एक कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। देखो एक रे पैरेलल गया, वो फोकस से जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, पीछे की ओर मिलाओगे तो ये कहीं पर मिलता हुआ नजर आएगा और यहीं पर इमेज बनेगा। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल या अपराइट, ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में ही इसका भी यूज किया जाता है। याद हो गया, याद हो गया। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप चीजों को एनालाइज कर पाइएगा, अन्यथा आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, होने वाला कुछ है नहीं। इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे मिरर में आपने 6 केस याद रखा था, अगर मिरर याद रखेगा तो इसको तो याद रखना आसान है, केसेस तो आपको याद ही होंगे, बस डायग्राम को आप लोग देख लो। चलो तो एक साथ रे डायग्राम अब इसमें, अच्छा ये रे डायग्राम इसमें भी था, हालांकि हम पहले बता चुके हैं, है ना, इसमें हम लोग बता चुके थे, लेकिन फिर से चलो एक बार जान लो। ये रे डायग्राम हम लोगों ने आपको बता रखा था, लेकिन इसमें था पहले से। आ जाओ, तो देखो इसमें भी वही होगा, रे डायग्राम पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, लेकिन इसमें रियल में नहीं होगा, वर्चुअल में होगा। ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो ये पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, बट ऐसा फोकस रियल में नहीं जाएगा, वर्चुअल में जाएगा। अगर फोकस पे आएगा तो पैरेलल जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये बता चुके थे। तो हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस देख लिया, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस दिखेंगे, और हमने आपको बताया है कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर को फॉलो करेगा। तो कॉनकेव लेंस, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस था, वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी 2 केसेस देखने को मिलेंगे। डायग्राम अलग रहेगा क्योंकि वो लेंस है और वो मिरर था, लेकिन केसेस सेम रहेंगे। पहला, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा बाबू, फोकस पे बनेगा। आओ बनाकर देख लेते हैं। एक पैर 2 रे हमने ले लिया, एक दोनों रे हमने पैरेलल ले लिया, ये डाइवर्ज करेगा क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे, ये किस पॉइंट पर मिलेगा, फोकस पे, और जहां पे मिलेगा वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। जहां पे मिलेगा वहीं पर बनेगा इमेज। ठीक है, तो ये इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना और बहुत ही छोटा बना। ठीक है, इसका पी होल्स जो दरवाजे में जो कैमरा वगैरह लगा हुआ होता है ना, उसमें ये वाला केसेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब डोर में नहीं, देखो वो कैमरा नहीं, जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो नहीं, डोर में ही लगा हुआ होता है, उसी में इसका यूज किया जाता है, इस एप्लीकेशन का। आ जाओ, दूसरा, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। एनीवेयर मतलब कहने का मतलब कहीं भी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज हमेशा कहां पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और हमारा ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। और ये इमेज क्या होगा, छोटा ही होगा हमेशा। क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, कहीं पर भी रखोगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, वर्चुअल एंड अपराइट बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। इसका कान यूज इन स्पेक्टिकल फॉर मायोपिया करेक्शन, हम आपको बताएंगे मायोपिया में इसका लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी 2 केसेस आपने देख लिए। कोई दिक्कत, अब बताओ, 8 केस देख लिए, 6 केस उसमें लेंस में और 6 केस आपको कॉन्वेक्स लेंस में आपने देख लिया और 2 केस आपको कॉनकेव लेंस में देख लिया। तो कॉनकेव लेंस में आपने क्या देखा कि हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा। कॉनकेव लेंस में 5 केस में आपने क्या देखा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और 1 केस में वर्चुअल इरेक्ट। वही 5 केस, वही मिरर वाला याद करो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम आशा करते हैं बाबू, और हम ये मान कर चलते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, इसलिए आपको
आप ये रिवीजन क्लास कर रहे हो, आप ये फाउंडेशन नहीं चल रहा है कि एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। बात समझ में आ पा रही है आपको? वरना ये लेक्चर जाएगा 10 घंटे का। क्लियर है ना? तो हमें यहाँ पे वन शॉट लेकर चलना है और रिवीजन मोड में अपने आप को रखना है। ठीक है, आ जाओ। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन हुआ करता था वैसे ही लेंस में साइन कन्वेंशन है। जैसे पहला, सबसे पहला उसमें क्या था? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसमें क्या होगा? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। उसमें पोल से होता था, इसमें कहां से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से होगा बच्चा। ठीक है, इसमें कहां से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। जितने भी डिस्टेंस है सब ऑप्टिकल सेंटर से यानी ओ से मेजर करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन एज पॉजिटिव। वही है, देखो ये लेंस हो गया, लेंस के ऊपर का जो डायरेक्शन होगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इधर अगर ऑब्जेक्ट को, जनरली हम लोग बाएं तरफ ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो बाएं तरफ जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग बाएं तरफ रखेंगे तो इंसिडेंट रे इधर होगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत? अब कन्वेक्स लेंस में देख लो, ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा भाई? देखो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इधर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव में होगा, लेकिन इसमें 5 केस में जो इमेज बनेगा वो इधर बनता है। 5 केस में इमेज इधर बनेगा, यानी पांचों केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक केस में इमेज इधर बनता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इसमें क्या होगा? अच्छा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही इसका फोकस होता है। अगर इंसिडेंट रे इधर है तो फोकस इधर होगा, इंसिडेंट रे अगर इधर है तो फोकस इधर होगा, यानी इंसिडेंट रे कहीं डायरेक्शन में होगा। तो इसमें एक चीज याद रखना, यू हमेशा निगेटिव, भी जो है वो दोनों हो जाएगा, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? इसमें भी पॉजिटिव कब होगा बताओ? जब रियल इमेज बनेगा। उल्टा है मिरर का, इसमें मिरर में जो होता था वो याद आया? मिरर में जब रियल होता था तो भी निगेटिव होता था, इसमें रियल होगा तो भी पॉजिटिव होगा, यानी रियल इमेज के केस में भी इसका पॉजिटिव होगा। और वर्चुअल इमेज जो एक केस में बनता है उसमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू, ये नहीं कि बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से मिला देना कॉन्वेक्स लेंस को और कॉनकेव मिरर को। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। कॉन्सेप्ट को इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, रटने से बचो। कॉनकेव मिरर में याद करो, आप कहोगे कि सर एनालॉजी है तो सेम हो जाना चाहिए, नहीं, वहां पर हम केसेस के केस में बात कर रहे थे। जब हम आपको इमेज फॉर्मेशन 6 केस बता रहे थे ना, उसमें हम एनालॉजिकल टर्म की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप मिला दोगे तो हो जाएगी गड़बड़, इसलिए ध्यान से समझिए। भी इसका पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस में भी पॉजिटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और निगेटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर हो गई? एफ इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो यू इसका हमेशा निगेटिव, तो इसका भी होता है भी। बताओ, अभी आपने 2 केसेस देखे, दोनों केसेस में इमेज कहां बना है? इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट ही तो बना है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो इंसिडेंट रे के हमेशा अपोजिट बना है इमेज, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। और फोकल डिस्टेंस भी इसका हमेशा क्या होगा? निगेटिव। क्यों होगा फोकल डिस्टेंस निगेटिव? तो आप इस चीज को देखो, इसका कौन सा फोकस कंसिडर होगा? फोकस इसी को कंसिडर करेंगे। तो रेज आया पहले, तो इंसिडेंट है कि अपोजिट में फोकस ही बनता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा को क्या करेंगे? निगेटिव कंसिडर करेंगे। आई होप कि आपको ये साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन अगर पता रहेगा तब जाकर आपके न्यूमेरिकल सही बनेगा, वरना गलत करके आओगे भाई। बात समझ में आ रही है? चलो, तो साइन कन्वेंशन को एक बार फिर से देख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, रियल अगर पॉजिटिव होगा, अगर इमेज क्या होगा? रियल होगा। और निगेटिव होगा अगर इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अभी हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निगेटिव होगा किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो, तो पॉजिटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा तो, और निगेटिव होगा और उसके बिलो होगा तो। हालांकि ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर ही रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव और अपराइट होगा अगर वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधा बनता है तो सीधा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर होगा, तो पॉजिटिव इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, अगर रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, यानी उस केस में हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो, अब देखो लेंस फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन। जैसे याद करो मिरर में आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही लेंस में लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, पर कितना है कि उसमें होता था भैया, मिरर फॉर्मूला में होता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसमें होता था 1/v होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मिरर फॉर्मूला याद आया? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
तो मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, तो ज़्यादा इसमें आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बस प्लस की जगह पे माइनस लगा देना। और मैग्निफिकेशन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे होता था माइनस वी बाई यू, याद आया, माइनस वी बाई यू, यहाँ पे हो गया वी बाई यू, और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा ही, वो तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ही कहता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला को आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंस ऑफ, जैसे उसमें लिखे थे सम ऑफ, इसमें लिखोगे डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ, कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए दे देता है कि टर्म्स लिखो, स्टेटमेंट लिखे, तो डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हो इसको पॉज करके, न्यूमेरिकली इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल डिस्टेंस ऑफ द गिवन लेंस। इसी लेंस के लिए उसका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इनवर्स के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, किसके बराबर होगा, उसके फोकल डिस्टेंस के होगा। डिफरेंस ऑफ इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल डिस्टेंस। क्लियर है। मैग्निफिकेशन हो जाएगा क्या, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को v बाई यू लिखते हैं। मिरर में यही माइनस v बाई यू होता था, मिरर में इसमें प्लस होता था तो यहाँ माइनस है, और मिरर में इसमें निगेटिव होता था तो यहाँ पॉजिटिव है, बस यही फर्क है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो पावर। अच्छा, पावर से आपको क्या मतलब, क्या ये जाता है ध्यान, हमें पावर से याद आता है, हम छोटा में थे तो शक्तिमान एक सीरियल आता था, शक्तिमान ठहराया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पावर में वो शक्तिमान में एक डॉक्टर जयकाल हुआ करता था, याद आया, फावर करते रहता था, बहुत सारे कैरेक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर जयकाल था, कपाला था, है ना, पता नहीं और क्या, गीता विश्वास थी, पंडित गंगाधर विद्याधर, मायाधर, ओमकारनाथ शास्त्री था। चलो छोड़ा हटाओ। तो यहाँ पे पावर का क्या मतलब, यहाँ पावर का मतलब डॉक्टर जयकाल नहीं है, वो शक्तिमान में हुआ करता था। यहाँ क्या है देखो, एप्लीकेशन ऑफ एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एप्लीकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है जी। चलो ठीक है, यहाँ पे पावर सब पहले समझो, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या है, तो देखो, किसी लेंस का पावर उस लेंस के फोकल लेंथ का उल्टा होता है। मतलब जिस लेंस का आपसे मैं पावर पूछूं, उस लेंस के फोकल लेंथ का रिवर्स वैल्यू आप दे दो, इनवर्स वैल्यू, वही आपका फोकल लेंथ, उसका पावर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई लेंस है, देयर इज अ लेंस, एक लेंस है, और इस लेंस का फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ है वो है f, और याद रखना फोकल लेंथ मीटर में रहना, किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो हम आपसे इसका पावर पूछेंगे तो कुछ नहीं, इसका फोकल लेंथ का उल्टा कर दो, यानी f इनवर्स दे दो, यही आपका पावर हो जाएगा। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। यानी किसी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। मान लो कि किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 2.5 यानी 5/2 है, इसका क्या 5/2 मीटर इसका फोकल लेंथ है। आपसे मैं पूछूंगा इसका पावर बताओ, तो 2/5 उल्टा कर दो, है ना, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है 1/f, 1/f, तो 1/5/2, 2/5, बोलो आया ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो पावर का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, 1/f यानी मीटर इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को ही क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी 1 मीटर इनवर्स का हो या 1 डायोप्टर का हो, बटवा इज द सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। तो ये हमारा पावर हो गया। यानी पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन है भैया, इनवर्स रिलेशन है। जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा उस लेंस का पावर कम होगा, और जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, F इज इक्वल टू यहाँ से 1/p भी लिख सकते हो, एक दूसरे का उल्टा होगा। बोलो हाँ कि ना। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, घुमा इसी से क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, F हमेशा मीटर में होगा। अगर ये सेंटीमीटर में आया तो उसको मीटर में बदलो, तभी डायोप्टर में लिखना। अगर डायोप्टर है इसका मतलब है कि पावर फोकल लेंथ किस में है,
मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका पावर क्या होगा। आपको क्या है सर, सो सिंपल, P इज इक्वल टू 1/f, P 1/20, इतना डायोप्टर, ये हो जाएगा बाबू गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, आपको किस में निकालना है, इसको मीटर। सबसे पहले ध्यान रखना कि फोकल लेंथ कभी भी सेंटीमीटर में या फिर किसी दूसरे यूनिट में नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको मीटर में बदलना, तो 100 से क्या करना, 1/5 मीटर। नाउ P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/1/5, दैट मीन्स 5 डायोप्टर इसका आंसर। ठीक है, अगर हम आपसे पावर अगर दे दें, हम आपसे 10 डायोप्टर का पावर दे दें, या फिर मैं आपसे बोलूंगा कि पावर जो है किसी लेंस का जो पावर है 2.5 है, तो इसका फोकल लेंथ बताएं, तो इसका फोकल लेंथ 1/p हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 1/2.5, 2.5 का मतलब 5/2 यानी 2/5, 0.4 मीटर। किसमें? मीटर। अगर डायोप्टर में है तो फिर ये मीटर में आएगा, यानी फोकल लेंथ को हमेशा किस में रखना है, याद रखना कि फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में रखना। सुने हो डायलॉग? हाँ, तो बस उसी तरह का एक डायलॉग यहाँ पे चिपका दिया मैंने भी। अब देखो एक चीज और समझ लो, कॉन्वेक्स लेंस, अभी अभी आपने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। बोलो, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का भैया फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पावर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी उस लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f, एक ही फिजिकल क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करता है वो है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव। और आपने अभी अभी पढ़ा कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, निगेटिव, तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव। अगर आपका कोई दोस्त चश्मा लगाता है, या दोस्त या दोस्तीन जो भी कह लो, अगर आपका वो चश्मा लगाते हैं बाबू, अगर उनकी आंखें जनरली खराब होती है तभी लगाते हैं लोग, तो अगर उनसे पूछना कि आपका पावर क्या है, तो वो लेकिन निगेटिव। अगर निगेटिव पावर बोल दिया उसका मतलब उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। अभी हम आपको डिफेक्ट ऑफ विजन भी सब बताएंगे। और अगर उसके पावर का उसके लेंस का अगर पावर पॉजिटिव है तो समझ लो कि उसके आंख में कौन सा, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब यही होता है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली अगर आप समझना चाहते हो तो पावर एक्चुअली क्या है, ये तो न्यूमेरिकली हो गया। एक्चुअली पावर क्या है, तो पावर किसी लेंस का ये बताता है कि उसके पास कितना एबिलिटी है रेज को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की। ठीक है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है यानी कन्वर्जिंग लेंस है, और एक कॉनकेव लेंस होता है जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो लेंस का पावर का मतलब क्या, अगर हम आपसे बोलते हैं कि मेरे पावर आपसे ज्यादा है, मींस मेरे में वर्क करने की कैपेसिटी आपसे ज्यादा है, आई हैव द लॉट ऑफ टेंडेंसी देन यू टू डू एनी वर्क, है ना। उसी प्रकार से किसी लेंस का पावर ज्यादा है, इसका मतलब या उसमें कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है, और कन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो द पावर ऑफ लेंस डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ रेज ऑफ लाइट। क्लियर होगी बात? आगे, अब जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा उसमें ये होगा। जैसे देखो, एक तो इसमें थोड़ा सा पावर को और समझ लो। जैसे हमारे पास दो लेंस है, ये दो लेंस आपको दिख रहा है L1 और ये L2। इसका पावर को हमने मान लेते हैं, इसका पावर मान लेते हैं P1, इसका पावर मान लेते हैं P2। देखो, मैं आपसे कहता हूं कि P2 का पावर ज्यादा है P1 से, P2 का पावर ज्यादा है किससे, P1 से। यानी हम ये इसको यहां दिखा देते हैं, ये हमारा P2 है, L2 लेंस है, इसका पावर है P2, इसका L1 है, इसका पावर है P1। ये रेज ऑफ लाइट आया, इसमें भी आया। अगर इसका पावर कम है, इसका मतलब ये रेज को कम कन्वर्ज करेगा। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो रेज को कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज ये भी करेगा, कन्वर्ज ये भी करेगा, लेकिन ये कम करेगा, ये ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। अगर ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो इसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो पहले मोड़ देगा, और पहले मोड़ देगा तो मात्र इसका फोकस यही तो हो जाएगा, इसका फोकस। देखो, इसका फोकल लेंथ ये हो जाएगा। और अगर ये कम कन्वर्ज किया तो दूर जाकर मिलेगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, ज्यादा हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। बताओ, तो पावर कम तो कन्वर्ज कम करेगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, फोकल लेंथ इसका ज्यादा होगा। पावर ज्यादा तो कन्वर्ज ज्यादा करेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसका पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, उसका फोकल लेंथ कम। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम यही बात करेंगे इसमें कॉनकेव लेंस में बात करेंगे, तो देखो कॉनकेव लेंस हमारे पास दो गो यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसका पावर है P1, इसका पावर है P2,
और हम आपको बोले कि P2 जो है वो ज़्यादा है किससे, P1 से, इसका मतलब ये रेस को डाइवर्ज तो ये भी करेगा और ये रेस को डाइवर्ज तो ये भी करेगा। फर्क क्या है कि ये कम डाइवर्ज करेगा और ये ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। देखो ये कम मोड़ा, ये ज़्यादा मोड़ दिया, इसका मतलब इसका पावर ज़्यादा। अब जो ज़्यादा मोड़ेगा इसका पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोड़ेगा तो उसका फोकस जल्दी ही बन जाएगा, और जो कम मोड़ेगा उसका फोकस थोड़ा दूर जाकर बनेगा। बोलो तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया कि नहीं, इसका फोकल लेंथ कम हो गया कि नहीं। तो जिसका पावर ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम। क्या दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो यही है हमारा पावर। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस भी आते हैं, उस चीज को भी आप लोग देख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर लेंसेस को आप कंबाइंड कर देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक लेंस है और इसके साथ कई सारे लेंसेस को जोड़कर रख दिया गया है, तो सबका पावर क्या हो जाएगा, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सबका पावर को अलजेब्रिकल सम कर दीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर पूछेंगे आपसे कि पी नेट क्या निकलेगा, तो मान लीजिए इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, इसका पावर है P3, तो सबका सम कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी होंगे सबको जोड़ दो। ठीक है, तो P नेट को जगह पे हम 1/F नेट भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो सबका पावर निकाल दो, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि एक कॉनकेव के साथ एक कॉन्वेक्स लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एक का फोकल लेंथ प्लस लेना है, दूसरे का फोकल लेंथ माइनस ले लेना है। जैसे एक लेंस ऐसा है और एक लेंस आपका ऐसा है, तो इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, तो P नेट निकालना है, तो क्या निकालेंगे, P1 प्लस माइनस P2। अगर इसका माइनस P2 क्यों लिया भाई, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसका पावर भी निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा P नेट इज इक्वल टू P1 माइनस P2। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को भी समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं PYQs। चलो बच्चा, आई होप कि आप लोग ये टॉपिक सारा क्लियर हुआ होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार देखना है रिवाइज कर ये करके देखते रहो, ठीक है। अगर एक बार समझ में ना आए तो दो बार देखो, तीन बार देखो। अभी करना है क्या, अभी तो सिर्फ एग्जाम ही देना, एग्जाम ही का ये होना चाहिए बाबू आपको, ठीक है। तो फुल्ली डिटरमाइन हो जाओ अपने पढ़ाई पर, ठीक है। वरना आ जाओ, तो PYQs देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से। अभी तक जो पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर और 2-3 साल पहले, उस सबको देख लेते हैं। आइए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। अच्छा, ए बाबू देखो रे, देखो इसमें क्या होता है, कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज भी वहीं पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सेम जगह पे, सेम साइज, तो सेम साइज बनेगा। अभी बताओ सेम साइज कहाँ कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, मिरर में वो सी पर हो, और लेंस में अगर हो तो ट्वाइस फोकस की हम बात बोलेंगे। तो क्या होगा, ट्वाइस फोकस, तो होगा बियॉन्ड, ये नहीं होगा, एट द प्रिंसिपल एक्सिस ये नहीं होगा, एट ट्वाइस फोकस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल होगा, ठीक है। तो यही सही है, नहीं होगा, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। हालांकि ये टॉपिक अभी नहीं हम बताए हैं बाबू, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अभी ये टॉपिक अभी रेनबो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, क्यों मैं ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट अगले वाला जो तुरंत अभी शुरू करेंगे थोड़ा देर में, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि रेनबो बनते समय क्या क्या चीजें होती हैं। तो रेनबो में एक तो आपका रिफ्रैक्शन होता है, एक डिस्पर्सन होता है, और एक इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो एक प्रकार का रिफ्लेक्शन ही है वो होता है। तो तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर अभी ये आ गया तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, और जब आपको रेनबो पढ़ा देंगे उस समय भी इसको फिर हम वापस से लेकर आएंगे। रिफ्लेक्शन नहीं होता, जहां जहां रिफ्लेक्शन है उसको काट दो। रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैं इसको बताऊंगा, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर दिया हुआ है। देखो कहीं कहीं जगह पे एन पे से लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं म्यू से लिखा हुआ रहेगा, तो हम म्यू से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये तो बिना इसके डाटा के भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, लेकिन कोई नहीं। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में पूछ रहा है ना बाबू,
तो आप ग्लास का या वाटर का किसी का भी निकाल सकते हो। आप ऐसा करो कि ग्लास का निकाल लो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लो, या वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बताओ, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब एक चीज और होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो जिसका पूछा जाए उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, ये भी बता चुके हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, आप कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, ठीक है। तो इसको लेकर चलो, आ जाओ। म्यू जी का वैल्यू कितना दिए हुए है भाई, 3/2, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या दिए हुए है, 4/3। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपसे पूछ रहा है ना, हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपसे पूछ रहा है, और ग्लास का दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम लोगों को पता है भाई, तो यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4/3 को 3/4 इज इक्वल टू VW/2 इंटू 10⁸ 8। ये कितना हो जाना है बाबू, 2 से 2 हटा दो, 3 जा 9/4 इज इक्वल टू VW/10⁸8। तो द VW इज इक्वल टू 9 ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁸8 अपॉन नीचे में क्या जाएगा 4। VW इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁸8 9/4 इंटू 10⁸8 9/4 इंटू 10⁸8 वही 9/4 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। देख लो ऑप्शन कौन है, ए है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आसान था। देखो, हाउ विल बी द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ अपर हाफ ऑफ द लेंस रैप्ड विथ ब्लैक पेपर। देखो भाई ये याद रखना, क्या कह रहा है ये कि अगर किसी लेंस को, हाउ विल बी द इमेज फाउंड, देखो कोई लेंस है हमारे पास, सपोज करो मेरे पास लेंस भी है बाबू, आपके मेरे पास एक लेंस है, ठीक है ना, और इस लेंस के अपर पार्ट को, जैसे ये लेंस है, इसके अपर पार्ट को हम एक ब्लैक पेपर से ऐसे रैप कर दें, इतना दूर रैप कर दें, ठीक है, या कोई भी लेंस, आप कॉन्केव लेंस भी ले सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस भी ले सकते हो। इसके अपर पार्ट को हमने एक, मान लीजिए कि ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, इसको इस तरीके से ये कर दिया। तो कह रहा है क्या कि क्या होगा, हाउ विल बी द इमेज अफेक्ट, तो इमेज को ये कैसा इफेक्ट अफेक्टेड होगा इससे। तो देखो, जब किसी मिरर को या किसी लेंस को जब आप रैप कर दोगे आधे पार्ट से, तो रिफ्रैक्शन तो होगा। देखो इमेज बनने के लिए 2 या 2 से अधिक रेस चाहिए, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, ये दोनों चीजों में अप्लाई होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो रेज ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए कि इमेज बनने के लिए, अगर मान लीजिए कि मिलियन रेज ऑफ लाइट मिल रहे थे, लेकिन आधा पार्ट अगर कवर कर दोगे तो वहां पर रेज ऑफ लाइट कम हो जाएंगे, मिलेंगे, इमेज बनेगा लेकिन ब्राइटफुल नहीं बनेगा, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी वह डिक्रीज कर जाएगी, वो कम जाएगी। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इमेज पहले बन रहा था फुल HD, अब बनेगा HD, समझ रहे हो, हाई डेफिनेशन HD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी ब्राइटनेस घट जाएगी हमारी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर दो, तो अभी हमने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया, आप लिख दोगे, पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट आफ्टर द पासिंग थ्रू अ लेंस, ठीक है। आगे है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज -10, किसी लेंस का फोकल लेंथ है जो -10 सेंटीमीटर है। राइट द नेचर ऑफ दिस लेंस, तो बताओ नेचर क्या होगा इस लेंस का। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और नेचर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है, किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड द फाइंड इट्स पावर, और पावर फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले हम आपको बार बार बोलते हैं कि मीटर में बदला करो, P इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f के जगह पे क्या यहीं पर बदल लो, और नहीं तो यहाँ पे ही बदल सकते हो, -10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा -1/10 मीटर। तो पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू 1/f -1/10 क्या आ जाएगा, -10 डायोप्टर, यानी पावर क्या आ गया, -10D, -10D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है, यानी यू का वैल्यू -20 सेंटीमीटर दे दिया है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, यू निगेटिव होता है हमेशा। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस व्हाट विल द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड इमेज ऑफ दिस केस, ठीक है। तो आपको यू पता है, आपको एफ पता है, तो आपको क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, भी निकाल लो,
अच्छा ये सेंटीमीटर में ना है, हाँ ये सेंटीमीटर में। तो बताओ लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1y इज इक्वल टू 1/f। आप निकाल लोगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। बताओ 1/v इज इक्वल टू 1/f के जगह पे क्या रख देना है -10 प्लस 1/u के जगह पे क्या लिख देना है आपने -20। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख दो -1/20। एलसीएम ले लो, 20 माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 20 to 20 कितना हो जाएगा आपका, ये कैसे हो गया, चलिए 1/v माइनस कॉमन ले लो तो 1/10 प्लस 1/20 माइनस कॉमन ले लो 20 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना -3/20। v इज इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर हो गया। v का वैल्यू निगेटिव आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकाल लो बाबू, m बराबर क्या होता है v/u। v का वैल्यू हो गया -20/3 और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई -20 ही तो दिया हुआ है, तो ये खत्म हो गया 1/3, यानी मैग्निफिकेशन हो गया 1/3। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है आगे बढ़े। चलो ये सब आपको बताया जा चुका है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको निकाल दिया। डिफाइंड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? ये वही क्वेश्चन है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 सेम क्वेश्चन 2 बार लिखा गया, कोई नहीं। अगला देखिएगा, इफ द लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर देन इट मे बी कंक्लूड दैट। बताओ बताओ बाबू यहाँ पे, इफ द लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर, लेंस और स्फेरिकल मिरर दो है यहाँ पे, देखो एक तो लेंस है और एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल लेंस और एक स्फेरिकल मिरर, बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में भी हमारा जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है, और अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में भी हमारा फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। देन इट मे बी कंक्लूड दैट, तो ये क्या कंक्लूड करता है, क्या दोनों के दोनों कॉनकेव होंगे। देखो अगर मिरर कॉनकेव होगा, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो अगर मिरर कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। फोकल लेंथ किसका निगेटिव होता है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, इंसिडेंट रे के अपोजिट बोलो, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन लेंस की, कौन सा लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होगा, इसका भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ निगेटिव और कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्या ये होगा, देखो तो द लेंस इज कॉनकेव एंड मिरर इज कॉन्वेक्स। अगर मिरर आपका कॉन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, फर्स्ट एक हो जाएगा। समझ में आ गया, द लेंस इज कॉन्वेक्स, चलो ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब इसमें देख लो, ए स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज of a far off object on a screen placed on the opposite side of the object the device A is। ध्यान दो यहाँ पे ये वाला बात, focusing an image of far off object on a screen placed on the opposite side of the object। ये देखो ये वाला लाइन याद समझो, यानी एक स्टूडेंट जो है वो एक फोकल लेंथ है, सर्टेन फोकल लेंथ का, उससे आपको जो इमेज बना रहा है वो क्या बन रहा है, प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट। तो भाई ऑब्जेक्ट के अपोजिट तो एक ही ऐसा लेंस है जिसमें बनता है, और वो भी में एक ही केस है ऐसा, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। याद करो जब ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलिए कंप्लीट हुआ बाबू। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा बच्चा। देखो आप मेहनत करो, ठीक है, हम आपके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं हम कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट्स आपके ऐसे हो जो कंफ्यूज करने वाला हो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर इसके अलावा अगर कोई डाउट्स रह भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय कम है आपके पास भी और हमारे पास भी, इसलिए जो समय है उसी में यूटिलाइज करो, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करो और पूरी तरीके से जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट योर होल माइंड ओवर योर एग्जाम ओनली, बट नॉट डाइवर्ट इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, अभी पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर होल एग्जाम जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड, आपको अपने दिमाग को बिल्कुल अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखनी है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, बस कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या फिर जो भी जो नीडी वन है उसके साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर। जल्द ही ह्यूमन आई के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।